अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खैड़ा ज़रूरी मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भी हो, आज आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि तिल की काश्त या तिल्ली की काश्त हमने कैसे करनी है। ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की ज़मीन के अंदर तिल्ली की काश्त ज़्यादा बेहतर रहेगी अच्छी पैदावार के लिए। और इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भी हो, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि तिल्ली की अक़साम जो गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से जो मंजूर शुदा हैं वो अक़साम कौन सी हैं, झाड़ वाली अक़साम कौन सी हैं, सिंगल स्टिक वाली अक़साम कौन सी हैं, बिजाई के वक्त हमने बीज कितनी मिकदार में डालना है, ज़मीन की तैयारी हमने कैसे करनी है, तिल्ली की काश्त में कौन कौन से तरीके अच्छे हैं जिससे हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, किस वक्त हमें तिल्ली को काश्त करना चाहिए या तिल की फसल को काश्त करना चाहिए, और बिजाई के वक्त हमने खादें कौन सी डालनी है, पानी हमने कितने लगाने हैं, हम बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोग तक बर वक्त पहुँचता रहे। सबसे पहले मेरे काश्तकार भाइयों बात करेंगे कि तिल्ली की काश्त के लिए कैसी ज़मीन होनी चाहिए। तिल्ली की काश्त के लिए मेरे काश्तकार भाइयों भारी मैरा, मैरा और रेतली मैरा ज़मीन जो है ना वो अच्छी होती है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों कराठी ज़मीन या जो ना सेम थोर वाला जो रकबा होता है या फुल ज़्यादा रेतली ज़मीन होती है वो ज़्यादा मौजू नहीं होती। इस तरह की ज़मीन के अंदर जो ना तिल या तिल्ली की जो पैदावार आती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भी आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी अक़साम हैं जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा हैं। सबसे सरफहरस्त TH6 वैरायटी है जिसको तिल्ली के नाम पर जाना जाता है। मेरे काश्तकार भैया ये वैरायटी सिंगल स्टेक वैरायटी है, ये झाड़ वाली वैरायटी नहीं है। ये तकरीबन 100 से 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर हम झाड़ वाली अक़साम की बात करें उसमें TS5 है, TS3 है और इसके साथ साथ अनमोल तिल है। ये झाड़ वाली वैरायटियाँ हैं। अब आप उनको बताते हैं कि ये कितने दिनों में जो ना पक कर तैयार हो जाती हैं। अगर हम TS5 की बात करें, ये झाड़ वाली वैरायटी है। TS5 जो वैरायटी है ये तकरीबन कोई 120 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। अगर हम TS3 की बात करें, TS3 जो वैरायटी है ये तकरीबन ये भी झाड़ वाली वैरायटी है। ये तकरीबन 100 से लेकर 105 दिन में पक कर जो है वो तैयार हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक किंग वैरायटी है। ब्लैक किंग वैरायटी को भी आप काश्त कर सकते हैं, ये भी अच्छी वैरायटी है। ये तकरीबन 115 दिनों के अंदर जो है ये पक कर तैयार हो जाती है। ये भी झाड़ वाली वैरायटी है। अगर हम नायाब के अक़साम की बात करें, नायाब अक़साम की भी 3 वैरायटियाँ हैं, ये भी अच्छी वैरायटियाँ हैं, आप इनको भी काश्त कर सकते हैं। इन वैरायटियों में जो है ना सबसे पहले जो अच्छी वैरायटी आती है वो नायाब मिलीनियम है। फिर उसके बाद जो है नायाब पर्ल है और नायाब तिल हैं। अगर नायाब मिलीनियम की बात करें वो तकरीबन 115 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। अगर नायाब पर्ल की बात करें तो वो तकरीबन 105 दिन के अंदर पक कर जो है ना वो तैयार हो जाती है। नायाब तिल भी कुछ इसी तरीके से है, वो तकरीबन 100 से 105 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। ये झाड़ वाली वैरायटी हैं, आप इनको भी काश्त कर सकते हैं। अगर हम वक्त काश्त की बात करें कि तिल की फसल को या तिल्ली की फसल को किस वक्त काश्त करना चाहिए, वो तकरीबन 15 अप्रैल से जो है इसकी काश्त शुरू हो जाती है और तकरीबन 15 जुलाई तक चली जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको अगेती भी काश्त करते हैं, जिनकी ज़मीन खाली पड़ी होती है, जो ज़मीन रकबे जिनके खाली पड़े होते हैं वो तकरीबन 15 मार्च से शुरू कर देते हैं। वरना अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर जो काश्त शुरू होती है वो गंदम की कटाई के बाद शुरू हो जाती है और 15 अगस्त तक भी बाज़ औक़ात चली जाती है, यानी लेट काश्त भी होती है। आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि 2 फसलें भी काश्त की जाती हैं। अगेती काश्त करते हैं, वो पक कर जब तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद जो ना लेट काश्त करते हैं वो भी जो ना पक कर तैयार हो जाती है टाइम के ऊपर। मेरे काश्तकार भाइयों इस तरीके से जो आप तेल या तिल्ली की 2 फसलें भी उठा सकते हैं। जो 2 फसलें उठाने वाले काश्तकार हैं वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम भी कम दौरानिया वाली जो वैरायटी हैं जो तकरीबन 90 से 100 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती हैं और लेट भी काश्त करके उसी तरह की कम दौरानिया वाली जो वैरायटी होती है उनको काश्त करके तरीके से जो ना वो फिर 2 फसलें उठाते हैं तिल्ली की या तिल की। अगर हम शरह बीज की बात करें कि 1 एकड़ में कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप लोगों की ज़मीन अच्छी है, मैरा ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है, तो फिर आप जो है ना इसके अंदर 1.5 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप 2 से 2.5 किलोग्राम भी फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी आपने बीज को जहर लगा कर काश्त करना है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जो ना रूट राट और कॉलर राट की जो बीमारी लगती है उससे जो ना वो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। ये फंगस वाली ऐसी बीमारी है कि जब आप एक क्यारे को पानी लगाएंगे, ये एक क्यारे से पानी जब दूसरी क्यारे के अंदर जाएगा या एक लाइन से जब दूसरी लाइन के अंदर पानी उधर से गुजर के जाएगा, ये वो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इस तरीके से जो ना ये बीमारी एक क्यारे से दूसरे क्यारे के अंदर चली जाएगी और पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं।
कहते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। ये जब लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है पैदावार का। मेरे काश्तकार भाई, इसके बीज की जर्मिनेशन के लिए तकरीबन जो टेम्परेचर ज़रूरत होता है, ज़मीन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़मीन का टेम्परेचर हो, उसमें जो ना इसके बीज की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से होती है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाई, आप लोगों को बताते हैं कि तिल्ली की फसल को काश्त किस तरीके से करना है। आम तौर पर जो ना 2 से 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि आप जो ना छट्टे वाला मेथड है, यानी आप छट्टे वाले तरीके से जो ना फिर तिल्ली को या तिल की फसल को काश कर सकते हैं। कि आपने रोनी वाला पानी लगा दिया, ज़मीन जब बत्तर में आई, फिर ज़मीन की तैयारी करके जो ना आपने आखिरी जो ना सुहागा चलाने से पहले आपने बीज और खाद का छटा कर दिया। आपने यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, ज़मीन लेवल होनी चाहिए, उसके अंदर पानी ना खड़ा हो। अगर ज़मीन के अंदर पानी देर तक खड़ा रहेगा तो फिर पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी जड़ गलना शुरू हो जाती है। ये इंतहाई हसास पौधा होता है तिल्ली का या तिल का, इसलिए रकबे का लेवल होना ज़रूरी है। मेरे काश्तकार भी, जब आपने ज़मीन की तैयारी कर ली, रकबे को लेवल कर लिया, ज़मीन को लेवल कर लिया, उसके बाद जो ना आपने खाद और बीज का छटा कर दिया। दोहरा छटा, दोहरा छटा आपने करना है। दोहरे छटे का ये फ़ायदा है कि कोई जगह खाली नहीं रहेगी, वरना आप दोहरा छटा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किसी जगह के ऊपर जो ना उगाव होगा, किसी जगह के ऊपर बीज नहीं जाएगा, जगह खाली बच जाएगी। इस तरीके से ना फ़ी एकड़ के हिसाब से पौधों की तादाद भी पूरी नहीं होगी और पैदावार में कमी आएगी। जब आपने बीज और खाद का छटा लगा लिया, उसके बाद जो है ना आपने गहरा हल नहीं चलाना, हल्का सा हल चलाना है और सुहागे के साथ चलाना है, ताकि उस बीज के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाए और फिर उसका उगाव अच्छे तरीके से हो। अगर बीज ज़्यादा गहरा चला गया, ज़्यादा गहरा हल आपने चलाया सुहागे के साथ, तो बीज गहराई में चला जाएगा, फिर वो उसका उगाव नहीं होगा। दूसरा तरीका मेरे काश्तकार भाई ये है कि हमने खेलों के ऊपर काश करना है। खेलों के ऊपर किस तरीके से काश करना है, उसी तरीके से जब आपने जो जिस तरीके से आपने छठे वाला मेथड जो इस्तेमाल किया है, उस तरीके से जो ना आपने इसको तो काश करना है। काश करने के बाद जो ना फिर आपने ड्रिल वगैरह की मदद से उसमें खेलें लगा लेनी है। तीसरा तरीका ये है कि आप ड्रिल की मदद से काश करें। ड्रिल की मदद से काश आप इस तरीके से करेंगे कि बीज के अंदर आपने 7 से 8 किलोग्राम सूखी रेत, बारीक रेत, उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने ड्रिल के अंदर जो ना उसको डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने ड्रिल खींच लेनी है। ड्रिल के पीछे आपने एक लकड़ी भी बांध लेनी है, ताकि वो ज़मीन को लेवल भी करती रहे और बीज के ऊपर जो ना हल्की हल्की मिट्टी भी आती रहे, ताकि इसकी जर्मिनेशन डिस्टर्ब ना हो। अगर आप गंदम वाली ड्रिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने जो ना उसके सुराखों को बिल्कुल कम कर लेना है। खेल और खेल यानी लाइन और लाइन के दरमियान जो फासला रखना है वो तकरीबन जो ना, क्योंकि झाड़ी वाले पौधे होते हैं, इसके लिए यही ज़रूरी है कि आपने जो ना पौधे और पौधे का फासला मुनासिब लाजमी रखना है। जिस तरह रिकमेंड किया जाता है, कहा जाता है कि 4 से 6 इंच होना चाहिए। और लाइन के दरमियान जो फासला हो, या खेल और खेल के दरमियान जो फासला, वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। मेरे काश्तकार भी, जितनी अच्छी स्पेस मिलेगी पौधे को, उतनी अच्छा झाड़ बनेगा, और उसके बाद जो ना जितनी ज़्यादा झाड़ होगा उतनी ज़्यादा फल लगेगा और पैदावार में भी इजाफा आएगा। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी, अगर एक जगह के ऊपर 2-2, 3-3 पौधे मौजूद हैं तो फिर आपने जो ना उनको उखाड़ लेना है। आपने कोशिश करनी है कि सेहतमंद पौधे को छोड़कर कमज़ोर और बीमारी वाली जो पौधे हैं, आपने उनको उखाड़ लेना है। मुनासिब फासला लाजमी रखना है आपने। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी, बिजाई के वक्त आपने जो खादों का इस्तेमाल करना है, अगर उसकी बात करें तो बिजाई के वक्त 1 बोरी DAP आपने देनी है, और इसके साथ साथ जो ना आपने आधी बोरी SOP। इन दोनों का जब आप बीज के साथ बीज का छटा लगा रहे हो, उसी वक्त आपने इसका भी छटा लगा देना है। मेरे काश्तकार भैया, आपने 3-4 चीज़ों की एहतियात करनी है। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि बीज को जहर लाजमी लगाना है। दूसरा आपने क्या करना है कि शाम के वक्त आपने जो ना ज़मीन की तैयारी करनी है, और शाम के वक्त ही आपने उसकी बिजाई कर देनी है। इसके अलावा आपने छिदराई का अमल, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि छिदराई का अमल लाजमी करना है। अगर हम जड़ी बूटियों का कंट्रोल इब्तदाई स्टेज के ऊपर करना चाहते हैं, और जो कि करना भी चाहिए, वो तकरीबन आपने इस तरीके से करना है कि पेंडी मैथिलीन 1 लीटर 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके, उसके बाद जो ना आपने स्प्रे कर देना है। फिर आपने हल मार के उसको मिक्स कर देना है, ताकि वो दवाई जो है ना पूरी ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए और जड़ी बूटियाँ ना उग सकें। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम आप पाशी की बात करें, इसको पानी देने की बात करें, ये तकरीबन 3 से 4 पानी फसल लेती है। बाकी ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती है, ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करती है, बारिशों के ऊपर देखें, अगर बारिशें आ रही हैं तो फिर ये कम ज़्यादा
हो सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, पहला पानी जो लगाया जाता है वो आम तौर पर तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद लगाया जाता है। दूसरा पानी में जब उस वक्त लगाया जाता है जब फूल निकल रहे हों। तीसरा पानी लगाया जाता है जब फल बन रहा हो, यानी फलियां बनना शुरू हो जाएं, कैप्सूल बनना शुरू हो जाएं। और चौथा पानी जो लगाया जाता है इसकी फसल के ऊपर, वो तकरीबन जब फलियों के अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है उस वक्त लगाया जाता है। यानी आम तौर पर 3 से 4 पानी लगाए जाते हैं। अगर बारिशें वगैरह आ जाएं तो फिर पानी कम हो सकते हैं, अगर बारिशें ना आए तो पानी ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे काश्तकार भाई, पहले पानी के ऊपर अगर हम खाद की बात करें तो यूरिया आपने आधी बोरी देनी है। उसके साथ जो है ना आपने तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम 27% या 33% जो है ना जिंक को मिक्स करके आपने उसका छटा कर देना है। और उसके साथ ही पहले पानी के ऊपर आपने 2 किलोग्राम सल्फ़र भी फ्लड करना है। इस तरीके से ये बेहतरीन तरीके से जो है ना उसकी बढ़ोतरी भी होगी और फल भी ये अच्छा लेगी। दूसरा पानी जब आएगा उस वक्त जो है ना फिर आपने आधी बोरी दोबारा यूरिया की देनी है, या आपने अमोनियम सल्फेट 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से भी फ्लड कर सकते हैं दूसरे पानी के ऊपर। मेरे काश्तकार भाई, जब फसल फल के ऊपर पहुंचती है तो उस वक्त जो है एक खुराक की ज़रूरत होती है जो बेसिकली होती भी फल की खुराक है, वो है पोटाश। आपने पोटाश का लाजमी इस्तेमाल करना है। पोटाश जो है आप उसका स्प्रे कर दें, उससे जो ना पैदावार में इजाफा आएगा, फल का साइज़ ज़्यादा होगा, फली का साइज़ ज़्यादा होगा, दाने के अंदर आयल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो तिल का दाना होता है उसके अंदर तेल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा और पैदावार में इजाफा आएगा। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी, आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्प्रे बोरान का भी कर दें। बोरान से ये है कि फल की तादाद में इजाफा होता है, दानों की तादाद में उससे इजाफा होगा, फलियों की तादाद में इजाफा होगा। एक फली और दूसरी फली के दरमियान वक्फा काम हो जाएगा, यानी ऐसे लगी होंगी जैसे एक लड़ी के अंदर जो ना मोती पड़े होते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यानी फलियों की तादाद में इजाफा होगा। आप लोगों को पता है कि फलियों की तादाद और दानों की तादाद में इजाफा हो तो पैदावार में भी इजाफा आएगा। यानी बोरान जो ना फल की तादाद में इजाफा करता है, ये आप समझ लें। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी हो, इस फसल के ऊपर जो तिल या तिली की जो फसल आता है इसके ऊपर बीमारियां भी लगती हैं। एक काला रूट लगती है, यानी रूट और स्टेम के दरमियान ज़मीन के करीब बिल्कुल ऐसे जो ना ब्लैक कलर का जो ना एक दायरा बन जाता है, उसके ऊपर रिंग बन जाता है। ये जो ना बुलाकेज हो जाती है, इससे जो ना जो पत्तों के अंदर खुराक बन रही होती है वो जड़ तक नहीं पहुंच सकती, और नीचे जो ना जड़ से जो के ज़रिए जो पौधा खुराक लेता है उसकी बुलाकेज हो जाती है, वो नहीं ले सकता, जिसकी वजह से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा रूट राट की बीमारी लगती है, वो भी फंगस वाली बीमारी है, आप उसको भी कंट्रोल लाजमी करना है। आपने देखा है कि फील्ड के अंदर पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, जड़ गल जाती है बेसिकली उसकी। आपने इस तरीके से जो ना सल्फ़र को 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो फ्लड कर रहे होंगे वो इंशाल्लाह इसको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी करेगा। इसके अलावा आप स्प्रे के ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं अच्छी कंपनी का। आप थायोफेनेट को फ्लड भी कर सकते हैं 400 ग्राम से बल्कि 800 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप उसको फ्लड कर दें, क्योंकि ज़्यादा डोज इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़ाय होने के चांस होते हैं, वरना 400 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाया जाता है और 800 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भी फसल के अंदर जो ना कीड़ों का हमला भी होता है, उनमें जो ना फली के अंदर जो ना सुंडी लगती है, वो बिल्कुल सुराख कर देता है, जैसे अमेरिकन सुंडी लगती है ना उसी तरीके से ये लगती है। ये फल के अंदर अंदर का सारा गूदा जो होता है उसको खा जाती है, इसलिए आपने इसको भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी का हमला भी होता है और सब्ज़ तेले का हमला भी होता है। इसके अलावा आपने एक बीमारी देखी होगी सब्ज़ तेले की वजह से या रस चूसने वाले कीड़ों की वजह से जो लगती है, वो फेलोडी डिजीज़ है, जिसको फेलोडी बीमारी कहते हैं। आपने देखा है गुलदस्ता बना होता है, ऐसे जैसे जिसको हम बटूर भी कहते हैं अपनी ज़बान में, बटूर बना होता है, वहाँ फल नहीं लगता, वो पौधा समझो फारेग है, वो पैदावार में कमी का सबब बन रहा है। अगर आपने जो ना इसको कंट्रोल ना किया रस चूसने वाले कीड़ों को, तो फिर ये बीमारी फेलोडी बीमारी जो होती है, ये जो बटूर बना होता है वो एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर मुंतकिल होता जाता है। इस तरीके से पूरे फील्ड के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। उम्मीद है काश्तकार भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लाजमी सवाल करें, मैसेज करें मुझे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगा। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।